जय हिंद साथियों। आज हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत राजनीति विज्ञान से आए हुए प्रश्नों का व्याख्या देखेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम इसमें देखें तो इसमें हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ई हो जाएगा। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा की नहीं, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को अनुच्छेद 343 एक के तहत हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसका तो राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अर्थात अनुच्छेद 343 एक के मुताबिक हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि क्वेश्चन में राष्ट्रभाषा की बात कर रहा है। तो इसमें जो हम सही विकल्प लेंगे वो ई ले लेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, इंदिरा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर देखें भारतीय कैबिनेट की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता के पश्चात गठित जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें एकमात्र महिला जो मंत्री थी वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में राजकुमारी अमृत कौर थी, जो स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, राजकुमारी अमृत कौर। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर। अगर हम सरोजिनी नायडू की बात करें, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में जो 1925 में हुआ था प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल किया था सरोजिनी नायडू ने। और सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। अगर इंदिरा गांधी की बात किया जाए तो ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। सी राजगोपालाचारी 1954 में इन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ तथा डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन के साथ भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था 1954 में। 1954 में इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का ए, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। ऑप्शन बी, विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन। ऑप्शन सी है क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना ये जरूरी होता है। उसी तरह विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टताओं को
विशिष्टताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन, ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सम्मिलित नहीं है, तो ये हमारा सम्मिलित नहीं होगा, ऑप्शन सी, और ये हमारा सम्मिलित होगा, क्योंकि इसको राष्ट्र विरोधी मानना, राष्ट्र निर्माण में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, ये शामिल नहीं होगा। अर्थात हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी हो जाएगा, और राष्ट्र निर्माण के लिए ए और बी ये दोनों सही होगा। तो हम ऑप्शन सी को लेंगे। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही विकल्प हो ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्र विरोधी मानना क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति को। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का जो हम देखेंगे, जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प ए हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया। और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र होता है, गणतंत्र हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाता है 26 जनवरी 1950 को, जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे? इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे? एच.सी. मुखर्जी, के.एम. मुंशी, चित्तरंजन दास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प ए होगा, एच.सी. मुखर्जी, क्योंकि अगर संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें फ्रांस की तरह सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार अगर एच.सी. मुखर्जी तथा बी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में कहे तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, और हमें ऑप्शन में एच.सी. मुखर्जी का दिया है तो हम ए ले लेंगे, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का जो सही विकल्प हो जाएगा, 7 का वो बी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड का संविधान से। नीति निर्देशक तत्व जो है इसका उल्लेख, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि आयरलैंड के संविधान में स्पेन से इसे ग्रहित किया गया था, स्पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 67वां संविधान संशोधन अधिनियम, 54वां संविधान संशोधन अधिनियम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प ए होगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर हम राज्य चुनाव आयोग की बात करें तो राज्य चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का व्यवस्था किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत इसकी व्यवस्था की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रियाओं की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में ही निहित होती है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगर हम 73वां संविधान संशोधन की बात करें, 73वां संविधान संशोधन 1992, इस अधिनियम ने संविधान में एक भाग 11 को जोड़ा,
भाग 11 बोल रहे हैं, संविधान में भाग 9 को जोड़ा तथा अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए तथा इसमें एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 इसमें जोड़ी गई, अनुसूची 11 तथा 243 से 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए। तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज अर्थात ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से अर्थात ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। इसमें जो पंचायतों को 29 विषय का प्राधिकार दिया गया था, इसमें पंचायतों को 29 विषय से संबंधित प्राधिकार मिला था, 29 विषय। जबकि हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात करें, जबकि हम 74वां संविधान संशोधन 1992 की बात करें, इसमें नगरीय स्थानीय शासन का व्यवस्था किया गया। नगरीय स्थानीय शासन वो 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प डी होगा, क्योंकि भारत में वोटिंग का जो राइट्स मिला हुआ है वो 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, वो वोट देने का अधिकार रखता है। यानी वोटिंग राइट्स 18 साल के बाद मिलता है। अगर हम बहुदलीय व्यवस्था की बात करें तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था की प्रावधान है। बहुदलीय अर्थात राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सभी चुनावों में भाग लेते हैं। निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत आता है। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा 9 का, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। असत्य कथन की पहचान कीजिए। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित हुआ। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित हुआ। बी, स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मतपत्रों का उपयोग हो रहा है। ऑप्शन सी, 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा मतपत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 को देखेंगे, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 से आयोजित हुआ, यह सत्य कथन है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम मतपत्रों का उपयोग हो रहा है, यह भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन सी देखेंगे हम, ऑप्शन सी, 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा मतपत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई। तो ये भी हमारा सही होगा, सी भी, क्योंकि 1999 में गोवा विधानसभा के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम से मतदान हुआ। ईवीएम से पूर्ण रूपेण मतदान हुआ था, जबकि 1982 में केरल विधानसभा उपचुनाव बाई इलेक्शन में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। अर्थात उपचुनाव में बाई इलेक्शन में केरल में पहली बार हुआ था 1982 में, जबकि गोवा विधानसभा का चुनाव ईवीएम द्वारा पूर्ण रूपेण 1999 में किया गया था। तो इस प्रकार हमारा जो इसका सही विकल्प होगा, जो सही विकल्प हो जाएगा 10 का, वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात इसमें जो हमारा सभी विकल्प है वो सही है, जबकि असत्य कथन की पहचान करनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। ऑप्शन बी, यदि न्यायालय को यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति किसी पद विशेष को धारण करने का अधिकारी न होते हुए भी उस पद को धारण किए हुए है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को पद धारक के रूप से रोक सकता है। ऑप्शन सी, न्यायालय यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने
उपस्थित किया जाए। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यायालय, अगर बात करें हम अनुच्छेद 32 को देखें, अनुच्छेद 32 के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला था। इसके तहत अनुच्छेद 224 के तहत हाई कोर्ट को तथा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। इसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसे रिटें जारी की जाती है। तो हम ऑप्शन को देखेंगे। न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। तो ये हमारा परमादेश हो जाएगा। इसको परमादेश बोलते हैं। परमादेश, जिसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, परमादेश। ऑप्शन बी देखेंगे। यदि न्यायालय को यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति किसी पद विशेष को धारण करने का अधिकारी न होते हुए भी उस पद को धारण किए हुए है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को पद धारक होने से रोक सकता है। तो इसको हम अधिकार परीक्षा कहते हैं। अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा बोलते हैं। सी देखेंगे। न्यायालय यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए। तो सी जो हो जाएगा, सी वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसमें न्यायालय आदेश जारी कर बंदी में रखे गए व्यक्ति को स्वशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने को कहता है और न्यायालय मामले की जांच करता है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। तो इस प्रकार हम जो देखेंगे 11 का हमारा सही विकल्प हो जाएगा, वो विकल्प ए हो जाएगा, अर्थात परमादेश। परमादेश किससे संबंधित है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक संबंधित है उपराष्ट्रपति से, निर्वाचन आयोग से, न्यायपालिका से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक संबंधित है। तो 12 का जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, 12 का वो निर्वाचन आयोग हो जाएगा। 12 का जो हमारा सही विकल्प होगा वो 12 का बी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग से। जबकि उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। जबकि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए, उच्चतम न्यायालय 124 आर्टिकल 124 के तहत इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों का आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। ऑप्शन सी, संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संघ सूची के विषय में असत्य कथन चुनना है। तो 13 का हम देखेंगे। 13 का जो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता होती है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला जाता है, यह भी सही है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, तो ये भी सही होगा, अर्थात असत्य कथन। तो हम इसमें ऑप्शन ई ले लेंगे, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। और समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची इससे संबंधित विषय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची के विषय में। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14। किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना?
किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा, केरल, क्योंकि केरल में सीपीआईएम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो उस समय सीएम थे, ईएमएस नुम्बदरीपद ईएमएस नुम्बदरीपद जो अप्रैल 1957 से लेके 1959 तक सीएम रहे। तो ये पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार थी जो केरल में चुना गया था, जिसके सीएम ईएमएस नुम्बदरीपद थे जो सीपीआईएम से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये एक न्यायिक सिद्धांत है, सही है। यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है, यह भी सही है। यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे तो जो सही भी होगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। आधारभूत संरचना सिद्धांत की बात की जाए तो आधारभूत संरचना सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 के ऐतिहासिक फैसले में आया था। इस मामले में 13 जजों वाली संविधान पीठ, जो अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ थी, जो 7-6 के बहुमत से फैसला दिया था। आधारभूत संरचना सिद्धांत केवल संविधान संशोधनों पर ही लागू नहीं होता। यह सिद्धांत संविधान की मूल विशेषताओं से जुड़ा है और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। यह संसद की संशोधन शक्ति को नियंत्रित करता है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए और बी सही होगा। तो हम डी उपयुक्त में से एक से अधिक ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत को पहचानिए। यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया। पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हम देखेंगे यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था, बिल्कुल सही होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया, यह भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन सी देखेंगे, पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, ये गलत हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956 में ज़्यादा जोर इसका कृषि पर रहा। कृषि पर प्रथम पंचवर्षीय योजना का ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया तथा भाखड़ा नंगल बांध जैसे भाखड़ा नंगल बांध परियोजना यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का ही देन है। इसके साथ साथ इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भूमि सुधार भी था। भूमि सुधार। और पीसी महालनोबिस वो दूसरे पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार या सूत्रधार थे। पीसी महालनोबिस ये दूसरे पंचवर्षीय योजना के सूत्रधार थे। तो इस प्रकार जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प सही सी हो जाएगा, जो गलत है सी, असत्य कथन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा। संघीय विधायी निकाय, यूनियन लेजिस्लेटिव संसद को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा,
लोकसभा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संसद केंद्र का विधायी अंग होता है, संसद केंद्र का विधायी अंग होता है। और संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग है, भारत के संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये संसद के अंग होते हैं। लोकसभा निचला सदन होता है, जबकि राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों के प्रति प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, फिर भी वह संसद का अंग होता है, क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति इसे स्वीकृति नहीं दे देता। अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें, राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र को आहूत करता है, सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, सत्रावसान करता है तथा लोकसभा को विघटित करता है, विघटित करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी करता है, अध्यादेश भी जारी करता है। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा सही विकल्प होगा 18 का वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, यह गठबंधन सरकारों का युग है, यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में ही हो गई। 1991 में इसे और तेज किया गया। इसे अक्सर उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1989 से वर्ष 1989 से वर्ष 1989 से ही क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने गठबंधन की राजनीति में अहम भूमिका निभाना शुरू कर दिया तथा पार्टी प्रणाली संघीय हो गई और केंद्र ने उनकी समस्या एवं आकांक्षाओं को पूरा करना शुरू कर दिया। तो देखेंगे यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, यह भी सही हो जाएगा। यह गठबंधन सरकारों का युग है, यह भी सही होगा, क्योंकि 1989 के बाद गठबंधन का दौर शुरू हो गया। और यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है, यह भी सही होगा, क्योंकि केंद्र ने उनकी समस्याओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करना शुरू कर दिया था। तो इसमें हम सही विकल्प लेंगे, वो डी ले लेंगे। सही विकल्प होगा वो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 249, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 340 की बात करें, अनुच्छेद 340, तो इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कल्याण के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। अगर 102वां संविधान संशोधन की बात करें, संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 2018, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अगर इसी तरह पिछड़े वर्ग से संबंधित प्रमुख आयोगों की बात करें जो गठित हुआ, उसमें काका कालेकर आयोग, काका कालेकर आयोग जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको बोला जाता है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, काका कालेकर आयोग प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बोला जाता है। इसको 1953 में इसका गठन हुआ। काका कालेकर आयोग का 1953 में गठन होता है, 1953 में, तथा 1955 में ये अपना रिपोर्ट देता है। 1955 में अपना रिपोर्ट पेश करती है
इस रिपोर्ट में 2399 जातियों और समुदायों की सूची तैयार की गई। 70% आबादी को, लगभग इसने 70% आबादी को पिछड़ा माना। इसके अलावा हम देखें अन्य आयोगों को, उसमें मंडल कमीशन प्रमुख था। बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन का गठन हुआ था 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसका गठन होता है और यह 31 दिसंबर 1980 को अपना रिपोर्ट पेश करती है। इसने 3743 जाति को ओबीसी के रूप में चिन्हित किया। 3743 जाति को ओबीसी के रूप में चिन्हित किया तथा 27% रिजर्वेशन की बात की, 27% रिजर्वेशन देने की सिफारिश की। 1990 में आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे। 1990 में मंडल कमीशन की आयोग को लागू किया गया। तो 20 का जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी, अनुच्छेद 340 जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति और संसद ये दोनों शामिल होते हैं, भारतीय संविधान के संशोधन में शामिल होते हैं। जबकि न्यायपालिका की बात किया जाए तो न्यायपालिका इसके संशोधन में शामिल नहीं होती है, बल्कि ये कानून की वैधता का परीक्षण करता है। जो कानून संसद से पास होकर आती है तो कानून की वैधता का परीक्षण करता है। न्यायपालिका उसकी वैधता का परीक्षण करता है। अगर ये कानून उसके संवैधानिक ढांचे को अक्षुण्ण करता है तो उसको विधि शून्य घोषित कर देता है। न्यायपालिका उस कानून को विधि शून्य घोषित कर देता है। तो इसमें जो हमारा 21 का सही विकल्प होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ए और बी सही होगा हमारा। 21 का डी, ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, अस्थायी तौर पर ही मात्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हाँ, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।